हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और लक्ष्य सीरीज का 7000 करंट अफेयर 2026 प्लस स्टैटिक जीके साइंस की यहाँ पे क्लास जो कि 8 होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 8 होने वाला है। 1 से लेकर 7 सेट को आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहाँ पे हर सेट में आपको 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और आज 8 सेट, जो 8वां सेट है उसमें कुल मिलाकर 800 आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह करते करते आपके जितने भी करंट अफेयर्स सारे के सारे कवर हो जाएंगे साल 2026 के। और अगर जिनको स्टैटिक जीके साइंस वाली और करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ अगर लेनी है तो 100 रुपये पे करेंगे। किस पे करेंगे? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस नंबर पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पे क्या करेंगे, इसी नंबर पे सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट पेमेंट का लेकर। आपको विद इन 5 मिनट के अंदर सारे के सारे जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, स्टैटिक जीके साइंस वाली सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आइए आज के यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि 100 आपको करंट अफेयर्स में कराने वाला हूँ और 100 प्लस आपको जो है यहाँ पे जीके साइंस स्टैटिक जीके का मैं कराने वाला हूँ। लगभग 200 प्लस यहाँ पे सवाल होने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा। पहला सवाल क्या पे यहाँ पे आईपीएल, ठीक है, आईपीएल 2026 से रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है कि आईपीएल 2026 का कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिए 19वां इस बार का संस्करण है। कुल 10 टीम इसमें भाग लिया है। अगर बात करें कि आईपीएल 2026 का विजेता टीम कौन सी है, तो आरसीबी जीता है, जिसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। विजेता टीम को कितने करोड़ की इनामी राशि मिला है? तो 20 करोड़ की इनामी राशि इसमें मिला है। और किसको हराकर? तो यहाँ पे गुजरात को हराकर। और गुजरात के जो कप्तान थे शुभमन गिल थे। उपविजेता जो टीम रही है उसको कितना इनामी राशि मिला है? तो 12.5 करोड़ की इनामी राशि मिली है। इससे क्या क्या सवाल बन सकता है कि ऑरेंज कैप किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से खेले हैं। 776 रन बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। पर्पल कैप किसको मिला है? रबाडा को मिला है, जो कि गुजरात टीम से खेले, 29 विकेट लिए हैं। तो ऑरेंज कैप किसको मिलता है? मैक्सिमम जो रन बनाते हैं उनको। पर्पल कैप किनको मिलता है? जो सर्वाधिक विकेट लेते उनको। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की मैं बात करूँ तो इसमें कौन है? वैभव सूर्यवंशी हैं। साथ ही साथ मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर की मैं बात कर लूँ तो इसमें भी कौन है? आपके सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी हैं। सर्वाधिक छक्के लगाए किसमें? इसमें लगाए हैं आपके वैभव सूर्यवंशी ने 72 सिक्सर लगाए हैं, जो कि क्रिस गेल का जो 59 सिक्सेस का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी आईपीएल की अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन साबित हुए, तो कैमरून जो है सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार के हैं, कोलकाता टीम से थे, ध्यान रखिएगा। चलिए स्पोर्ट्स से एक और सवाल बनता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की अगर मैं बात करूँ, पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो कार्लोस अल्काराज हैं। और महिला एकल विजेता अलेना रायबेकिना, दोनों नाम याद रखिएगा। अगर बात करें ये इसकी शुरुआत कब होती है? 1905 में इसकी शुरुआत होती है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? भारत और श्रीलंका में हुआ है। विजेता कौन रहा? तो भारत किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। इसमें ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। इसके कप्तान थे आपके सूर्य कुमार यादव। भारत अब तक कितनी बार इसका विजेता बना है आईसीसी मेंस T20 का? तो 3 बार बना है। कब कब? 2007 में एक और बना, 2024 में और 2026 में। T20 वर्ल्ड कप कितने साल पर होता है? ये 2 साल पे होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर कौन सा देश खेला? तो स्कॉटलैंड खेला। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार कौन सी टीम खेली है? तो इटली। ये भी दोनों बात ध्यान में रखिएगा। आइए 25वां विंटर ओलंपिक 2026 से बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि इसका आयोजन की मैं बात करूँ, इसका आयोजन विंटर ओलंपिक 2026 संस्करण कौन था? 25वां आयोजन हुआ इटली के 2 शहर कौन कौन? मिलान और काटिना, ठीक है। इसका अगर मास्कट की मैं बात करूँ, मास्कट कौन था, क्या था आपका? टीना और मिलू। पॉइंट टेबल में टॉप पे कौन रहा? नॉर्वे 18 गोल्ड के साथ रहा। इसमें अगर मैं बात करूँ भारत ने कितने, भारत ने इसमें कितने कौन से कितने गोल्ड जीते, कितने मतलब कितने पदक जीते? तो भारत में पदक की मैं बात करूँ तो इसमें 0 पदक, कोई भी पदक इसमें भारत ने नहीं जीता है। लेकिन हाँ, भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी जरूर गए हैं। उनका नाम क्या है? ध्यान रखिए, मोहम्मद आरिफ, जो कि अल्पाइन स्कीइंग खेल में है, इन खेल से इनका संबंध है। और स्ट्रेंजलिन, ठीक है, स्ट्रेंजलिन लुंडुप, जो कि कंट्री स्कीइंग खेल से रिलेटेड थे। ये 2 भारत की तरफ से गए थे, लेकिन कोई पदक इन्होंने नहीं जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विंटर ओलंपिक में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता, लेकिन हाँ 2 खिलाड़ी गए थे, उनका नाम ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 16वां क्रम का जो है, यहाँ पे 16वें क्रम का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की बात कर लो। आयोजन हुआ कहाँ पे? तो आपका जिम्बाब्वे नामीबिया में। विजेता कौन रहा? भारत रहा। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा आपका? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। ग्लासगो कहाँ? स्कॉटलैंड में होगा, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में हो रहा है, ठीक। फिर बात करते हैं 4th वुमेन प्रीमियर लीग, जिसको WPL 2026 की मैं बात करूँ, चौथा इस बार का संस्करण था। विजेता टीम रहा आरबीसी।
सॉरी आरसीबी रहा। उप विजेता कौन रहा? दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप इसमें कौन जीता है? तो ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो स्मृति मंदाना को, आरसीबी टीम्स की थी। और पर्पल कैप की मिला है सोफी डिवाइन को, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपके रन बनाने के मामले में पर्पल कैप मिलता है, और मैक्सिमम विकेट लेने के लिए पर्पल कैप और मैक्सिमम रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप। सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें रही दीप्ति शर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो T20 की मैं बात करूँ, T20 में अगर कहा जाए तो मैक्सिमम रन बनाने वाली भी खिलाड़ी है आपके स्मृति मंदाना, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा, ठीक है, दोनों नाम भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो 13वें क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। कप्तान कौन थे इसमें? हरमनप्रीत कौर थे। विजेता कौन रहा? भारत किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत कितनी बार जीता है? तो इस बार पहली बार जीता है, ये भी याद रखिएगा, भारत इस बार पहली बार जीता है। तो यहाँ पे विश्व कप की मैं बात करूँ, वर्ल्ड कप हर 4 साल में ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये पहली बार इसका ये भारत इस बार जीता है, और ये 2025 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें फ्रेंच ओपन की मैं बात करूँ, 2026 की मैं बात करता हूँ। फ्रेंच ओपन में अगर बात करें कि ये किस के कोर्ट पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में शुरू हुआ, ये दोनों बातें ध्यान रखिए। पुरुष एकल विजेता में कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी है, और महिला एकल विजेता में मीरा एंड्रीवा, जो कि रूस की खिलाड़ी है। तो फ्रेंच ओपन भी ध्यान रखिएगा। विमंडल वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विमंडल वाला भी मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर बात करें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस कौन सा है? तो आपका विमंडल है, जो कि 1877 में शुरू हुआ, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो इसका जो है जो अभी जो विजेता है वो अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। यूएस ओपन की मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत कब होती है? 1881 में होती है, इसे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन बनी? वेंगिता मोहन बनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और 37 न्यायाधीश है, ध्यान रखिए। 1+37 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत कब से होती है? 28 जनवरी 1950 को होती है। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश के साथ ये शुरू होता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत व्यास है, जो कि 53वें क्रम के हैं। कार्यकाल जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष होता है। वहीं हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष। दोनों बात ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ योजना से रिलेटेड सवाल देख लिए। जन धन योजना कब आया? 28 अगस्त 2014 को आया था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2016 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू होता है 19 फरवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ये अभियान शुरू होता है 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इस ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है? 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला? कोड ऑफ साइलेंस को मिला है। चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट का संबंध किसे? शुभांशु शुक्ला से है। स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए शुभांशु शुक्ला। किस मिशन के तहत? तो नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत। स्पेस में यहाँ पे स्टेशन है और यहाँ सिर्फ स्पेस है। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे कौन? राकेश शर्मा 1984 में गए थे। टाइड्स ऑफ टाइम तथा डॉलर बहू किसकी पुस्तक है? तो बुक से रिलेटेड सवाल ध्यान रखिएगा। सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है? मनोज नरवणे की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, 26 फरवरी 2026 को शांति का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसको प्रदान किया गया? शुभांशु शुक्ला को। वायुसेना के वर्तमान की मैं बात करूँ, वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना के नए जो उप प्रमुख बने कौन है? आशुतोष दीक्षित बने हैं। नौसेना के नए प्रमुख बने कृष्णा स्वामीनाथन। भारत के तीसरे सीडीएस बने हैं NS राजा सुब्रमणी। आर्मी के नए प्रमुख बने धीरज सेठ, जो कि 31वें क्रम के हैं। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य देश कौन शामिल हुआ? सऊदी अरब। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिलाओं के 57 kg वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन है? जैस्मिन लंबोरिया, जो कि 97 kg वर्ग में है। और वही बात करते हैं 48 kg वर्ग में मीनाक्षी, ठीक, 2 नाम याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूँ 2026 कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। इस बार की थीम क्या? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा? भारत की मेजबानी में होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित वेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किसे? विनोद राय, जो कि पूर्व CAG थे, पूर्व CAG हैं। भारत के वर्तमान CAG कौन है? संजय मूर्ति हैं।
सीएजी का कार्यकाल होता क्या, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन पद से अगर हटाना हो तो संसद के द्वारा ये हटाए जाते हैं। प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जमिनी स्टार के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र किसने लॉन्च किया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मशहूर पुलित्जर पुरस्कार 2026 दिया गया है, तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। दो नाम याद रखिएगा। भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया किसको, सुरहाताल को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। या इसी को, यह सुरहाताल को क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, आपका चिल्का झील है कहाँ पे, उड़ीसा में। और रामसर कन्वेंशन, इसी के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, ईरान में हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। और इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत इस कन्वेंशन पे कब हस्ताक्षर किया था, 1982 में किया था। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को भी मैंने बताया। चर्चा में रहा गूगल के डिबग प्रोग्राम का संबंध किससे, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकना, अर्थात ये एक ऐसा डिबग है, मतलब डिबग का मतलब नर मच्छर जो है उनका नसबंदी करके इस पर जो है इसकी बीमारी को रोकथाम करना, यहाँ पे गूगल का डिबग प्रोग्राम है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला, चौथा। वहीं डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में मिला है 5वां, और शेयर मार्केट में मिला है 7वां। चलिए, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं तो ध्यान रखिएगा। एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 99। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है, तो विनीत मैकार्थी ने संभाला है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि स्टार्टअप नेत्रसेमी ने एआई चिप ए 2000 लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे, तो केरल ने लॉन्च किया है। भारत की यूपीआई ने किस देश के एक्लिडा बैंक के साथ साझेदारी की, कंबोडिया। एआई डिजाइन वाली मेजराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। एआई असिस्टेंट स्कॉट किसने लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। एआई असिस्टेंट सीरी किसने लॉन्च किया है, एप्पल ने किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लानेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, आंध्र प्रदेश को। हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को देश में कहाँ कैंपस खोलने के लिए मंजूरी मिला है, तो बंगलुरु कर्नाटक में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिनबैक्स 11 अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया, कर्नाटक। और ये गिग वर्कर कौन है, वही है जिसको आप कहते हैं स्विगी बोलते हैं, या जोमेटो वाले जो भी होते हैं वेंडर होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है, तो सेकंड बन गया है। विटली पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया, प्रवीण सिंह को किया गया। और किसके लिए, तो इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो INS महेंद्रगिरी। स्टील्थ का मतलब होता है रडार के पकड़ में ना आना, दुश्मनों के रडार में पकड़ में ना आना स्टील्थ होता है। फ्रिगेट मतलब छोटा जंगी जहाज होता है, ठीक है। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया, तो नीलकंठ मिश्रा को किया गया। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने मेटे फ्रेडरिक्सेन। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे हाल ही में 1800 साल पुरानी विशाल पोटैटो पैच कोरल कहाँ खोजी गई, तो लक्षद्वीप में खोजी गई। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या, वर्ष 2022-23, ठीक है। चलिए, यहाँ तो 100 से आपके करंट अफेयर्स हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स जीके जीएस स्टैटिक जीके जिनको पीडीएफ लेना 100 रुपये पे करके इस नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारे के सारे पीडीएफ। यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पे कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सी विष्णु थे। भारवी जो कि पल्लव वंश के थे, इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है, किराता अर्जुनियम। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये एक आसम मंदिर, ध्यान रखिएगा, मीन्स कि एक पूरे पत्थर को काटकर, एक पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया मंदिर है। रथ मंदिर कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गंग वंश के संस्थापक ने कराया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने, ठीक है। गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रथ मंदिर को
और किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त पैगोडा कहा जाता है। सबसे बड़ा रथ मंदिर है युधिष्ठिर का, सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी मंदिर का। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे रथ मंदिर की मैं बात करूँ, इसको कहा जाता है सप्त पैगोडा। तो रथ मंदिर को सप्त पैगोडा, कोणार्क सूर्य टेम्पल को आपको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे कृष्ण प्रथम ने कराए थे। ठीक है, चलिए। तमिलनाडु जो कि कांची का, तमिलनाडु कहाँ है? कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश ने कराया था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में इसका निर्माण पल्लव वंश ने कराया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख शासकों का यहाँ पे क्रम देखिएगा दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगरा शहर की स्थापना कौन कराया था? सिकंदर लोधी ने कराया था। इसने आगरा को राजधानी बनाया था, ध्यान रखिएगा। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने कराया था। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता किसने लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। ताजिया निकालने का पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने लगाया था। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच में हुआ था। बाबर इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है कि तुगलमा युद्ध नीति। ठीक है, तुगलमा युद्ध थी तथा तोपखाने का पहली बार प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत का ये प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, तो इसका प्रयोग तुगलमा युद्ध जो है नीति उसमें, और तोपखाने इसका प्रयोग प्रथम युद्ध में किया था, जिसमें कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर के द्वारा, ध्यान रखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख कौन कौन सा है? एक तो पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, लोधी और बाबर के बीच में। दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा तथा बाबर के बीच में होता है। ठीक, और ये जो खानवा जो जगह है कहाँ पे? तो खानवा आपका है भरतपुर राजस्थान में एक जगह है। फिर देखेंगे आगे चंदेरी का युद्ध होता है, ये सभी बाबर के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में अफगान तथा बाबर के बीच में। जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में किया था। ठीक है, गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के विजय के बाद ग्रहण किया? तो खानवा के युद्ध। ठीक है, तो गाजी का उपाधि हो गया। जिहाद का नारा, ये सारे के सारे खानवा के युद्ध हुआ था, उसी में ठीक है, उसी के दरमियान ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बाबर ने दान देने के कारण खुद को किसकी उपाधि ग्रहण किया था? तो कलंदर की उपाधि इसने धारण किया था। तो बाबर ने दान देने के कारण खुद को किसकी उपाधि ग्रहण किया? तो कलंदर की उपाधि। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी में यहाँ पे इसका स्थापना किया था। ध्यान रखिए, एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमुर्स। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ये इल्तुतमिश ये जो था बलबन, जो क्या था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, और ये किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सिजदा तथा पैबोस, ये जो दो प्रथा है किसकी थी? किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त नीति किसने शुरू किया था? बलबन ने किया था। खिलजी वंश का, गुलाम वंश के बाद अब आते हैं खिलजी वंश पर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखने किसने रखी थी? ठीक है, सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का दो बातें याद रखिएगा, सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा किसने किया था? शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किस उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को विभूषित किया था? सिकंदर-ए-सानी। तो सिकंदर-ए-सानी कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, श्री का किला तथा हजार खम्बा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत किसको नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को किया था। नेक्स्ट सवाल पे, दीवाने रियासत का अर्थ होता क्या? व्यापारियों पर नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण की पूरी एक व्यवस्था को संचालन करना कहलाता था दीवाने रियासत। तुगलक वंश की मैं बात करूँ, इसके संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सिंचाई के लिए कुएं
नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था आपका, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक था। मोहब्बत बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उगलू खां या जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा, तो दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट सवाल पे, रहेला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब आते हैं सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। तैमूर लंग का ये सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, आलम शाह था। मैसूर के संस्थापक कौन थे, तो हैदर अली थे। इनके पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था, ठीक है, तो हैदर अली के पुत्र कौन थे, टीपू सुल्तान थे। चौथा अंगल मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 में होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था ब्लेजली, मैसूर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे टीपू सुल्तान। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा जो है यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान कौन से क्लब के सदस्य थे, तो आपके जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का ब्रिज कहाँ लगवाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने भारत में शक्तियों का पृथक्करण करने के लिए किस कोड का स्थापना किया था, तो कॉर्नवालिस कोड, जो कि 1793 में था, शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे क्षेत्र पे, ठीक है, इस क्षेत्र पे किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा दक्षिण भारत में लागू किया था, तो कर्नल रीड तथा मुनरो के द्वारा। महलबारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, हॉल्ट मैकेजी उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। स्थानीय सुशासन के जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और दशकीय आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था, रिपन ने 1881 में। इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है, तो सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, 1787। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को होता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित हुआ था। 1922 में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो चित्तरंजन दास कर रहे थे, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल है कि चौरा चौरी घटना कब होती है, 5 फरवरी 1922 को होती है। और गोरखपुर जिले जो है, गोरखपुर के जिले चौरा चौरी नामक स्थान पर यह हुआ था। आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया था। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण ये था, ठीक है। तो चौरा चौरी घटना ही आपका मुख्य कारण है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था, 1920 की बात है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो 1942 के समय कौन था, आपका लिंथगो था, ठीक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता में। और इस समय जो अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता ही अधिवेशन ये भी था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, आपके पंडित विशन नारायण धर थे। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया था, किसके द्वारा गाया गया, तो यहाँ पे अगर राष्ट्रीय गीत वंदे भारत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। गीत के गाने का समय जो है 1 मिनट 5 सेकंड है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका वंदे मातरम है क्या, तो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड, ध्यान रखिएगा। वहीं राष्ट्रगान की बात करूँ तो राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो आपका जन गण मन राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। इसके गान में 52 सेकंड लगते हैं, ठीक। तो राष्ट्रगान में 52 सेकंड और राष्ट्र या वंदे मातरम में 1 मिनट 5 सेकंड लगते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ इसके वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। किसको, जनगण मन को। राष्ट्रीय गान जनगण मन को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय ध्वज की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे राष्ट्रीय जो प्रतीक है आपका सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति, ध्यान रखिएगा। अब चलिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर एक नज़र डालते हैं। पहला अधिवेशन कब होता है? ध्यान रखिए, फर्स्ट अधिवेशन जो होता है बम्बई में होता है। अध्यक्ष इसमें कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बात है 1885। तो पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में, ध्यान रखिएगा। सेकंड अधिवेशन होता है 1886 में। इस समय कोलकाता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। थर्ड जो अधिवेशन होता है कहाँ? मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो उस समय इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1887 में होता है। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ और इसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है 1888 में। आगे बढ़ेंगे कि 1896 की मैं बात करूँ, कलकत्ता का अधिवेशन होता है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक, वही बात करते हैं 1905 की बात करें तो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की स्वीकृति इसी अधिवेशन में होता है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होता है? 20 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल विभाजन करता कौन है? लॉर्ड कर्जन करता है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब होता है? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के खिलाफ। हथकरघा दिवस भी कब मनाया जाता है? इसी के उपलक्ष्य में आपका हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? देखिए, एक होता है आपका 20 जुलाई को घोषणा होता है 1905 में और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की मैं बात करूँ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समय दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। इस समय जो है आपके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय होता है। गरम दल और नरम दल का इसमें विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी 1907 में होता है और इस समय सूरत में होता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष के इस समय अध्यक्ष होते हैं। 1911 की मैं बात करता हूँ, कलकत्ता का अधिवेशन जिसमें कि आपके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विष्णु नारायण धर थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था, याद रखिएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की मैं बात करूँ, इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस का नरम दल गरम दल का विभाजन समाप्त होता है और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है 1916 में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना होता कब है? 1906 में होता है। 1917 में अगर मैं बात करूँ, 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो एनी बेसेंट कर रहे हैं। इसमें पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा। 1920 में नागपुर की अगर बात करूँ, नागपुर में जो है आपके अध्यक्ष इसमें कौन थे? आपके सी विजय राघवाचार्य थे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है। 1923 की मैं बात कर लूँ तो दिल्ली में इसका अधिवेशन होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है आपके इस समय अध्यक्ष हैं और सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए। 1924 के बेलगांव में जो है कर्नाटक की मैं बात करूँ, बेलगांव है कर्नाटक में। इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। तो पहली बार महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, याद रखिए। 1925 की मैं बात करूँ, कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला होती हैं। ठीक, 1929 के लाहौर अधिवेशन की मैं बात करूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। 1938 में बात करें हरिपुरा गुजरात की मैं बात करूँ, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, 1946 की मैं बात करूँ, मेरठ की मैं बात करूँ, मेरठ में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आचार्य JP कृपलानी कह रहे थे। आज़ादी के समय इस समय अध्यक्ष थे ये। 1948 में बात करूँ, इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आपके पट्टाभी सीतारमैया करते हैं जयपुर में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है? 1 अगस्त 1920 में। नेतृत्वकर्ता आपके महात्मा गांधी जी होते हैं और इसकी स्वीकृति 1920 के नागपुर अधिवेशन जिस समय की उसके अध्यक्षता विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इनको मिला है, इसकी स्वीकृति मिला है इनके अध्यक्षता में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट की मैं बात करूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं बात करूँ, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने इसको शुरू किया था। किसको? तो असहयोग आंदोलन को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्थगित यहाँ पे कर लीजिए, स्थगित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट की मैं बात करूँ
ये शुरू कब होता है? 19 मार्च 1919 को। इसको काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। जनरल ओ डायर इसका जिम्मेदार था। ठीक, चलिए खिलाफत आंदोलन की मैं बात कर लूँ, कब होता है? 1919 में शौकत अली तथा मोहम्मद अली के द्वारा। चौरा चौरी हत्याकांड की मैं बात करूँ, कब होता है? 5 फरवरी 1922 को स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1924 में सचिंदर सान्याल कानपुर में होता है इसकी, ठीक है, स्थापना। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की मैं बात कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRS, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो 1925 में होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ पे थोड़ा टिक कीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है। इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा था, दिल्ली में होता है, ठीक है। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंदर सान्याल के द्वारा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने करते। दोनों में थोड़ा सा अंतर, ध्यान रखिएगा। मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, ये कहते हुए फांसी पर लटक गए थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल लटक गए थे, ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नामक स्थान पर ट्रेन से जा रही सरकारी खजाना लूटा था। इसके लिए 1927 में फांसी दे दी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के अंश सहयोगी थे राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, सचिंदर सान्याल और मनमत नाथ गुप्त, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको जो फांसी दी गई थी, फांसी पर लटक गई, इनको फांसी देने के, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी क्यों दिया था? इनको काकोरी जो ट्रेन जो था यहाँ पे खजाना लूट, उसके तहत इनको फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होता है? 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन भारत आता कब है? तो 1928 में आता है। इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में होता है। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत हुआ 1928 में होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे मैं 100+ जीके जीएस में करा दूँ। वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी के जिनको PDF लेना है, मैंने फिर बताया कि जिनको PDF लेना है क्या करेंगे, आप 100 रुपये पे करेंगे। 100 रुपये पे करके सारे के सारे करंट अफेयर्स और बाकी जीके GS स्टैटिक GK साइंस की PDF आप ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में, ठीक है। तो PDF लेना है तो इस नंबर पे पेमेंट करके, इसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।